सुनील सर, आप ही के पास आता हूं। हम लोगों ने बात आज कर रहे हैं जो संसद में आप देख रहे हैं, वैसे तो 11 साल से ज्यादा वक्त हो गया है और संवैधानिक संस्थाओं की हम बात करते हैं, संवैधानिक पदों की बात करते हैं, सब तार तार है और नई बात नहीं है, पुरानी है। लेकिन जैसे आज कुछ राज्यसभा में हुआ वो हम आगे करते हैं, लेकिन पहले एक टिप्पणी हम इस पे चाह रहे थे कि हम लगातार देखते कि जब संसद में, लोकसभा में आया था मसला ये चुनाव सुधार वाला, तो बड़े सवाल उठे कि जो जवाब दिया अमित शाह साहब ने दिया, किस हैसियत से दिया। आप जो परंपरा और आसंदी का रोल है, आसंदी का रोल खत्म है, स्पीकर हो या सभापति, वो उनका संचालन हम बहुत बार लगातार देख रहे हैं कि नीचे बैठे जो मंत्रीगण है या जो एक इशारे से सारा कुछ चल, और सब जगह ऐसे ही हो रहा है, संसद में भी और हम विधानसभा में देख रहे हैं उनको कौन चलाता है, क्या चलाता है। खासकर बीजेपी शासित जो राज्य है, मैं वहीं से आता हूं, मैंने बहुत देखा है। खैर, मैं संसद की ही बात करूंगा। अभी ये भी निकलकर सामने आ रहा है सुनील सर कि जो बिल्स आ रहे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में जा ही नहीं रहे, बिना उसके हो रहा है और आपत्तियां की जा रही हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया रहा। ये किस तरफ बढ़ रहा है देश, सुनील सर? धन्यवाद संजीव जी। आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? आप पिछले एक दशक में एक आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि इस सरकार की सदन की कार्रवाई चलने के दौरान कितने कार्य स्थगित प्रस्ताव स्वीकार किए गए, कितने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किए गए, किस पे सभी सदन का कामकाज रोक करके और बहस के जो प्रयास विपक्ष ने किया। घटना एक या दो तीन कार्य स्थगन प्रस्ताव तो मुझे नहीं याद है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अगर मान लीजिए कुछ होगा तो शायद एक आध सुन लिया गया तो सुन लिया गया हो। ये तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो ऐसा नहीं होता। क्या पिछले 12 वर्षों में इस देश में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिसमें सदन सभी काम काज छोड़ करके उस पर अपनी बहस करे? क्या सदन को अभी जो इंडिगो के दौरान, इंडिगो की में के कारण हवाई यात्रियों की दुर्दशा हुई, उससे चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? हुई। मणिपुरी घटना को लेकर के कार्य स्थगन प्रस्ताव ले आया था, विपक्ष सुना गया। आप सदन की कार्रवाई का सिलसिलेवार अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब उसमें है। आप पिछले 12 वर्षों में आप लगातार सदन की कार्रवाई प्रतिवर्ष जो जितने दिन होनी चाहिए उसमें लगातार गिरावट होती चली जा रही है। आज 50-55 दिनों का रेशियो रह गया औसतन। इतनी बड़ी संसद आपने बना रखी है और बड़े बाजे गाजे के साथ आपने नया संसद भवन बनाया, किस बात के लिए? अगर आप उसे बैठेंगे ही नहीं, बहस ही नहीं करेंगे तो भवन से तो अपने कोई काम नहीं चलता ना। इसके बाद आप सदन की कार्रवाई में जो सिलेक्ट कमेटीज होती है, जिसको कमेटी सिस्टम कहते हैं, उनकी क्या स्थिति है? जितने विधेयक पास किए गए, जितने विधेयकों पे सदन में चर्चा की गई, उसमें से कितने विधेयक सिलेक्ट कमेटी के पास गए? अगर आप 12 वर्ष के जिन नेताओं की आलोचना आज की सरकार करती है, आज प्रधानमंत्री जी करते हैं, जवाहरलाल नेहरू की, श्रीमती इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, मनमोहन सिंह की, इनमें 80 से 85%, 90% तक बिल विधेयक पहले सिलेक्ट कमेटी में जाते थे, तब बहस के लिए आते थे पार्लियामेंट में। और सिलेक्ट कमेटी में भेजना कोई अवमानना नहीं है। यह उस विधेयक का रेसा रेसा इन डिटेल पूरे एकेडमिक बहस के साथ आप फिर सदन में लेकर के आते हैं। अगर कोई संशोधन आवश्यकता पड़ी तो संशोधन भी कर लेते हैं। उस सिलेक्ट कमेटी में ऐसा नहीं होता ये केवल सरकार के लोग हो या केवल अपोजिशन के लोग, सभी पक्षों के लोग होते हैं और विचार विस्तृत विमर्श करते हैं। अगर उनको किसी विशेषज्ञ से कंसल्टेशन करना वो भी करते हैं। कमेटी सिस्टम इसीलिए बनाया गया, ये बाकायदे इसका प्रावधान किया गया है संसदीय व्यवस्था में। आप देख लीजिए, जितने महत्वपूर्ण विधेयक पास किए गए, कितने सिलेक्ट कमेटी में भेजे गए। चाहे आप किसान में 3 किसान कानून का मसला हो, जिसमें सांसदों को सदन से बाहर करके उसको पास कराया गया। आप सदन से सांसदों को बहिष्कृत करके विधेयक पास कराने पे आमादा है, सिलेक्ट कमेटी में जाने के लिए आप तैयार नहीं है। आप पिछले 12 वर्षों में 1-2 घटनाएं हुई जब सदन, विपक्ष ने मांग किया कि आप सदन का विशेष सत्र बुलाया जाए, सरकार सुनी उस पर? कुछ सत्र बुलाया? जीएसटी के लिए विशेष सत्र बुलाया गया, रात को 12 बजे पार्लियामेंट भवन खुला और केंद्रीय विपक्ष बैठ करके आपने उसको प्रस्ताव को पारित कर दिया। परिणाम क्या निकला?
आप हड़बड़ी में आप एक अपनी पीठ थपथपाने के लिए आप कानून लेकर के आए और न्यूनतम समय में सर्वाधिक संशोधन का कानून साबित हो गया हो। अगर आप पूरे विचार विमर्श के साथ वो कानून बनाते तो संभवतः जितने सवाल उठाए जा रहे थे उन सवालों का जवाब ही मिलता और ये नौबत नहीं आती कि हर दूसरे दिन आपको एक संशोधन करना है। और अब इस समय आते आते, इस साल आते आते आप पूरा का पूरा उसका पिरामिड को आपने उल्टा कर दिया, जिसकी बात पूरा विपक्ष कह रहा था कि इतने लंबे दर नहीं हो सकते, इतने तरह के दर नहीं हो सकते हैं, आपको बदलना पड़ेगा। बदले आप, और आप उसके बाद जब आपको बदलना पड़ा तो आप उसको भी बाजा गाजे के साथ बदलने का नारा दे रहे थे। तो क्या लोग जानते नहीं है कि जो वसूली आप खुद ही कर रहे थे और उस वसूली को आपने उसमें राहत देकर के आप कहेंगे कि नहीं बड़ी बड़ी भारी राहत दे दी, जिसे कोई और वसूल कर रहा तो आप राहत देने चले आए, वो हुआ। तो आप संसदीय व्यवस्था की, संसदीय कार्रवाई का अगर आप सिलसिलेवार पिछले 2014 से लगातार देखेंगे तो आपको लगेगा कि संसद की कितनी अहमियत रह गई है सरकार में। आप याद कीजिए, हमको याद है, आपको याद होगा, उत्कर्ष जी भी अच्छी तरह जानते हैं, विनय जी भी जानते हैं कि सदन की कार्रवाई के दौरान, संसद की कार्रवाई के दौरान सप्ताह का एक दिन प्रधानमंत्री के लिए निर्धारित होता है। प्रधानमंत्री सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। कोई एक घटना बता दीजिए आप जिसे प्रधानमंत्री ने किसी प्रश्न का जवाब दिया हो। आप जो विभाग प्रधानमंत्री के पास हैं उन विभागों का कभी जवाब दे दिया हो? कभी अपनी महत्वपूर्ण अवसरों पर, किसी भी अपनी विदेश यात्राओं के बाद या किसी विदेशी अतिथि के अपने देश में यात्रा के बाद कोई बयान दिया हो खड़े होकर के कि नहीं ये प्रधानमंत्री की ओर से एक बयान है अपनी यात्राओं को लेकर के या किसी घटनाक्रम को लेकर के कोई बयान दिया हो? देश में घटित कोई घटना हुई हो, चाहे पहलगाम हुआ हो, चाहे गलवान हुआ हो, और चाहे कोई घटना घटी हो, चाहे मणिपुर की घटना घटी हो जिसे प्रधानमंत्री जी कोई स्टेटमेंट आया हो, आप इतिहास देख लीजिए। अचानक आप 11 बजे पहुंचते हैं और आपको कार्रवाई में सूचना मिलती है कि आज प्रधानमंत्री का वक्तव्य होना है। और प्रधानमंत्री का वक्तव्य मतलब प्रधानमंत्री का वक्तव्य, प्रधानमंत्री खड़े होकर के बाकायदे वक्तव्य देते रहे। मैंने 50 अवसरों का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। आप पिछले 12 वर्षों में आप बता दीजिए। तो जो दायित्व सरकार का है उस दायित्व के ही निर्वहन में सरकार कितना पीछे है। तो आप तो विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष को तो सरकार मानती ही कुछ नहीं है, विपक्ष को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष के द्वारा दिए जा रहे सलाह, सुझाव, प्रस्ताव में कही जा रही कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष का प्रधानमंत्री तो कहते रहे ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त, बिल्कुल, विपक्ष मुक्त संसद, यही तो आपको चाहिए कि आपसे सवाल पूछने वाला कोई ना हो। और इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर के आप किस लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, किस संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, किस संसदीय व्यवस्था को आप मजबूत कर रहे हैं? ऐसा तो कभी नहीं होता रहा। सच में आज और नहीं, मैं गृह मंत्री के जवाब से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है संसद के प्रति। किसी भी मंत्रालय का जवाब कोई भी मंत्री दे सकता है, यह संवैधानिक प्राविधान है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन कम से कम प्रश्नों का जवाब तो दीजिए। आप जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दीजिए। आप अपने पद पर या अपने राजनीतिक ताकत के कारण से आप उन प्रश्नों को टालने का प्रयास करते हैं, यह तो उचित नहीं है। बिल्कुल, मैं यही सवाल सुनील सर से करूंगा। सुनील सर, ये तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है ना। और आप देखिए 2 संसदीय मंत्री हैं, दो की नियुक्ति है सरकार में, 2 है मुझे जहां तक ध्यान है, और अगर गलत तो आप दुरुस्त कीजिएगा। और फ्लोर मैनेजमेंट भी तो कोई चीज होती है। और फिर इसके अलावा जो लोकसभा का जो कार्यसूची होगी उस तक को ना देखे, जहमत ही नहीं है, जैसा मोदी सरकार के मंत्रियों में कहीं दिखता है कि है। वो लोग भी हैरान परेशान तो सभी लोग हैं ही कि जिस तरीके से 2 ही लोग सब कुछ करते हैं, उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ऐसे ही मान के चली कि यहाँ भी सब चीजें हैं कि जैसा धनखड़ साहब के समय में और उनके बिरला जी के दोनों के बीच में होता था कि बहुत सही रिश्ते नहीं है। तो क्या ये स्थिति अभी भी बरकरार है बदलने के बाद भी? क्या कहें, इसको कैसे देखें, कैसे लें सुनील सर? नहीं, संसदीय कार्य मंत्री के अलावा सचिवालय है, राज्यसभा सचिवालय है, लोकसभा सचिवालय है, वो अलग तरीके से अलग काम करता है वो। बिल्कुल। और दूसरी चीज कि अगर कोई किसी पूर्व मंत्री का निधन हुआ है तो पूर्व मंत्री के निधन के शोक में यह बात नहीं महत्वपूर्ण होती है कि वो लोकसभा में रहे कि राज्यसभा में नहीं रहे।
मंत्री दोनों सदनों में आता है, आता। पहली चीज। दूसरी चीज, और अगर आप शिवराज पाटिल साहब की अगर आप बात करेंगे तो शिवराज पाटिल तो राज्यसभा में रह ही रहे हैं। पहला आज तो सुबह सुबह ही काम होना चाहिए था। आप अपने अपने सदस्यों के प्रति, जो सदस्य रह चुके हैं उनके प्रति कितने संवेदनशील हैं आप, उनकी मर्यादाओं और उनकी प्रतिष्ठा के प्रति आप कितने संवेदनशील हैं, ये बताता है। कोई सबसे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही यह जानकारी दी जानी चाहिए थी, या जब भी जानकारी मिली वह जानकारी सदन को दी जानी चाहिए थी कि दुखद सूचना प्राप्त हुई है, और उस दुखद सूचना के साथ ही एक आबशूरी होती, शोक सभा होती। अगर आप अपने अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पूर्व के सदस्यों के प्रति अगर आप एक शोक व्यक्त करते हैं, तो आप अपनी सभ्यता का परिचय देते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी एक सीख देते हैं कि हमको अपने पूर्वजों के प्रति नतमस्तक होना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उनके प्रति हमको ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने हमारी व्यवस्था को मजबूत करने में, हमको यहां तक लाने में कितनी बड़ी भूमिका अदा की है। अब आप ये भी नहीं करेंगे। और लेकिन स्थिति यही है कि अगर आज के दोनों आप घटनाक्रम को देखिए कि सदन में किसी भी मंत्री का उपस्थित न होना, ये कौन सी व्यवस्था है? ये इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? सवाल इस बात का है कि इसको कैसे स्वीकार कर लेंगे आप? अगर और बाकायदे जो सरकार की तरफ से रोस्टर बनता है कि आप ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन आवर जो है वो पहले से पता नहीं होता, या सदन के जो नेता हैं नड्डा साहब, उनको जानकारी नहीं थी कि हमारा क्वेश्चन आवर हमको भी जवाब देना है लोकसभा में। अचानक तो नहीं हुआ ना, तो पहले से निर्धारित होता है। तो अगर आप सदन के नेता सदन में उपस्थित नहीं है तो वो उपनेता को कहेंगे कि आप मौजूद रहिए वहां। और सबसे यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य मौजूद रहे, इसमें किस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है कि किसी एक ही मंत्री को रहना है, संसदीय कार्य मंत्री को ही रहना है, सदन के नेता को ही रहना है। सदन का नेता मौजूद रहे, आदर्श स्थिति है ये। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर सदन का नेता दूसरे सदन में है या किसी अन्य कारण से कहीं और गया, तो कोई मंत्री रहे, किसी न किसी मंत्री को तो रहना चाहिए। और अगर मंत्री होने का मतलब सरकार की उपस्थिति, अगर विपक्ष के लोग कोई बात कर रहे हैं या सदन में कोई चर्चा हो रही है तो उसका संज्ञान कौन लेगा? किस बात के लिए चर्चा हो रही है ये? अगर सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य देना है या सरकार की ओर से कोई कार्रवाई होनी है, और ये तमाम चीजें, इन तमाम चीजों का व्याकरण केवल एकमात्र यही है कि अगर आप सदन की कार्रवाई के प्रति गंभीर हैं तो आप हर स्तर पर, एक एक कदम पर आप गंभीर होंगे कि कौन सा व्यक्ति किस समय सदन में होगा, किसको जवाब देना है, किसको जवाब नहीं देना है, कौन कौन से सवाल उठ सकते हैं, उनकी क्या तैयारियां होंगी, जो अगर इस तरह की कोई आपात स्थिति पैदा हो जाए तो उस समय से कौन सी, इसकी पूरी की पूरी तैयारी होती है सरकार की ओर से, बशर्ते आप सदन को गंभीरता से ले रहे हो। अगर आप विपक्ष को गंभीरता से ले रहे हो, सदन की कार्रवाई के प्रति आपकी आस्था है, लोकतांत्रिक मूल्यों मर्यादाओं के प्रति अगर आपकी आस्था है, उनको आप मजबूत करते रहने की आपके अंदर प्रवृत्ति है, इच्छा शक्ति, निश्चित रूप से करेंगे आप। आज जो घटनाक्रम राज्यसभा का, ये बहुत ही चिंताजनक है कि अगर आप सदन की कार्रवाई के प्रति गंभीर नहीं है, राज्यसभा की कार्रवाई के प्रति गंभीर नहीं, तो किसके प्रति गंभीर होंगे? किसको सुनेंगे आप? बिल्कुल। सुनीता, मैं यहाँ संसद से निकल के उत्तर प्रदेश आना चाहूंगा, आप ही से पूछता हूँ, फिर डॉक्टर साहब से भी पूछूंगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया अध्यक्ष कल मिल जाने वाला है। किस तरह की, अब अभी तक की तो वही है कि होए वही जो मोदी और शाह सोची रखा, वैसे ही कुछ स्थिति वहां भी बनी हुई है। क्या सीन क्या बना हुआ है? कुल मिला के कुछ अप्रत्याशित ही होना है कुछ की, क्या है, क्या किस तरह का सीन है, उस पर थोड़ा सा आपका हमारे दर्शकों। देखिए, पर्ची पे ही नाम आना है। चुनाव ना हो, नामांकन तो सब एक प्रक्रिया है, नाम तो पर्ची पर आना है। और कल भी एक बैठक हुई थी दिल्ली में, आज लखनऊ में हो रही है, होएगी रात में आज। और केंद्रीय पर्यवेक्षक आ चुके हैं, पीयूष गोयल जी और तावड़े साहब। नाम लगातार गजब के आ रहे हैं। कल अचानक से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम जो है वो आ गया, और इतना जबरदस्त तरीके से आया, और फिर उनकी एक तस्वीर वायरल हुई प्रधानमंत्री के साथ,
और उसके बाद यहां तक आ गया कि बड़े लोग बाग ये कहने लगे कि उन्होंने तो अपने साथियों को कह दिया है कि लखनऊ चलना है। हालांकि पड़ताल करिए तो वो बातें सारी उतनी सच तो नहीं निकल रही हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि मुश्किल भी बहुत है। जैसे बीएल वर्मा का नाम बड़े मजबूती से पहले दिन से चल रहा है। बीएल वर्मा करीबी भी रहे हैं, मोदी शाह के मंत्री भी रहे, लेकिन लोध समाज से आते हैं, जहां पर जिसको लेकर के इस बार काफी सतर्कता बरतनी है लोकसभा में हादसे के बाद। लेकिन ये भी खबर है कि कल्याण सिंह जी का परिवार जो है बीएल वर्मा के नाम पर बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। वो कतई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो वो भी खतरा है। पंकज चौधरी की सामान्य जो वो है, वो कभी संगठन के व्यक्ति नहीं रहे, लगातार एक बिजनेस फैमिली से आके और लोकसभा जीतते रहे, चुपचाप रहे, बहुत एक्टिव भी, ऐसा नहीं कि लोग संसदीय कार्य का बड़ा नाम है या प्रदेश में बड़ा नाम है। स्वास्थ्य कारण भी उनके साथ हमेशा है। लेकिन एक बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ उनके रिश्ते भी बहुत बहुत मधुर तो नहीं है, थोड़ा तनाव। फिर लेकिन सवाल यह आता है कि सब कुछ गोरखपुर के इर्द गिर्द, मुख्यमंत्री भी वहीं से, प्रदेश अध्यक्ष भी वहीं से, राज्यसभा का सचेतक भी वहीं से, ढेर सारे राज्यपाल भी वहीं से, तो क्या बाकी यूपी कुछ नहीं? तो ये तमाम तरह की बातें चल रही है। साध्वी निरंजन ज्योति का नाम बीच में बहुत तेजी से आया। लेकिन हाँ, एक बात तय है जो मेरे सूत्र जितना पुख्ता कर पाए अभी तक, कि नाम तो पिछड़े वर्ग से ही आएगा। अब वो कहानी खत्म हो गई जिसमें चर्चा होता था कि किसी ब्राह्मण को कमान दी जाए। अभी फिलहाल दोपहर तक की बात है, बाकी मैं भविष्यवाणी कभी राजनीतिक रूप से और बीजेपी की मोदी शाह इसमें ये है कि ये खबर है कि अब मामला जो है वो बैकवर्ड बिरादरी पे, ओबीसी पे आ गया है, और उसके भीतर जो प्रमुख चीजें हैं, या तो वो लोध समाज से आए और या कुर्मी समाज से आए। ये इस पे अब मंथन है, चिंतन है। निषाद लोध को एक मानिए और कुर्मी को एक मानिए, और अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि केशव मौर्य का नाम भी अभी चल रहा है, लेकिन मेरी जानकारी कहती है कि वो केंद्रीय राजनीति या केंद्रीय स्तर पर जाने की बात है उनको प्रदेश अध्यक्ष वाला प्रभार तो नहीं दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की आज की रात खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए बड़ी चिंतन है। सुबह से मैं बताऊं आपको, मजेदार बात बताऊं, सुबह क्या कहिए, कल रात से इतने फोन एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ हम पत्रकारों के पास भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, और हर मतलब मैं सबसे ये कहता हूँ भाई पार्टी आपकी है, बड़े नेता आप है, बताओगे आप हमको, हम तो आपसे पूछते रहे। तो बोले नहीं वो आप बताओ क्या चल रहा है, कैसे चल। तो ये आज लखनऊ में सियासी हवा तो यही है। जी सुनिए सर, देखिए ये जो है 27 के मद्देनजर बहुत कुछ तय होने वाला, और ये केवल यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश के आगे जो बीजेपी के और भी, खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना ही है। भले ही थोड़ी और देर लग जाए, जल्दी हो जाए, जो भी स्थिति है वहां भापना, उसकी तहत ठा लेना तो मुश्किल है। लेकिन संघ या योगी को आजादी या मोदी या शाह का अपना जो जलजला बना हुआ था, वो सब क्या कहानी, कैसी कहां करवट ऊंट की हो सकती है? हम केवल कयासबाजी की बात है, आपकी अपनी जो सूचना है, आपका अपना विश्लेषण क्या कहता है? सुनील सर। संजीव जी, जो नाम चल रहे हैं, जिसकी चर्चा उत्कर्ष जी ने की, ये नाम चला कौन रहा है? बीएसपी चला रही है, कांग्रेस चला रही है, ये बीजेपी के ही नेता एक दूसरे का नाम चला रहे हैं। और इस पार्टी में चुनाव कब हुआ है अध्यक्ष का? आपको याद हो तो बता दीजिए। आज तक कभी भी मतदान कब हुआ है इस पार्टी का? कार्यकाल खत्म हुए भूपेंद्र सिंह का कितने साल हो गए हैं? जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल खत्म हुए कितने साल हो गए हैं? ये सूची प्रकाशित की जा रही है, ये नामांकन की तिथि होगी, ये नामांकन की जांच होगी, ये पर्यवेक्षक आएंगे। ये किस बात का ड्रामा है? ये किस बात के लिए आप ये ड्रामा कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अगर कभी मतदान से अध्यक्ष चुना गया हो तो बता दीजिए मुझको।
आप इतने सालों तक कार्यकाल पूरा होने के बाद अपना अध्यक्ष तो बना नहीं पाए। अब आप अध्यक्ष बनाने के लिए बड़ा एक माहौल बनाए हुए हैं, और ये जो नाम चल रहा है वो कह कि नाम चला कौन रहा है? हम तो नाम नहीं चला रहे हैं, उत्कर्षी तो नाम नहीं चला रहे हैं, बीजेपी के ही लोग आपस में दूसरे का नाम चला रहे हैं। दो चीजें हैं, दो जो बात मुझको समझ में आती है। अध्यक्ष कौन होगा? एक तो जो, अगर आप पिछला क्रम याद रखिए, ध्यान दीजिए, तो केशव प्रसाद मौर्य को जो भारतीय जनता पार्टी ने हाइप दिया है, दो घटनाक्रम। एक, जब चुनाव का, बिहार का चुनाव चल रहा था, उनको उप संयोजक बनाया गया धर्मेंद्र प्रधान के साथ, और चुनाव के बाद जब नेता का चयन की स्थिति आई तो उनको पर्यवेक्षक बनाया गया, केंद्रीय पर्यवेक्षक, इन्हीं केशव प्रसाद मौर्य को। केशव प्रसाद मौर्य को दी जा रही हाइप, पार्टी में दिया जा रहा महत्व, इस बात का संकेत मैं मानता हूं कि पार्टी का अध्यक्ष योगी जी के पसंद का नहीं होगा, उनकी पसंद का व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष नहीं होने जा रहा। दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति लगातार आपके राज्य मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों में जिस तरीके की राजनीति को प्रोत्साहित कर रही है, और केंद्रीय राजनीति में जिस तरह प्रोत्साहित कर रही है, विपक्ष पिछड़े वर्ग का ही नेता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक। अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो नहीं है। आप बिहार के चुनाव देख लीजिए ना, बिहार के चुनाव में क्या हुआ? उप मुख्यमंत्री किसको बनाया पार्टी ने? सम्राट चौधरी को। तमाम लोग लगे रह गए, तमाम तरह की बातें कही कि सम्राटों की राजनीति, ठाकुरों की राजनीति, पंडितों की राजनीति, भूमिहारों की राजनीति, तमाम तरह की बातें की गई। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने, वह सम्राट चौधरी जिनके ऊपर तरह तरह के गंभीर आरोप है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तरह तरह के गंभीर आरोप है। उन आरोपों का संज्ञान में नहीं लिया बीजेपी ने। वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए वो सम्राट चौधरी को आगे कर दी, उनको गृह मंत्री बनवाया, और पूरे दमखम से अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। उनकी बात कर रहा है क्या? बिल्कुल। तो दो बातें, एक सवाल और भी करना है, आप करिए, समाप्त करिए। एक सवाल और करूंगा सभी से। मैं दो आधारों पे दो बातें कर सकता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य जी को मिल रही प्रमुखता इस बात का संकेत है कि सम्मानित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पसंद का व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष राज्य में नहीं होने जा रहा है। मैं यह कह सकता हूं। और दूसरा मैं यह कह सकता हूं कि जो राजनीति, जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है, आप मध्य प्रदेश में तो लगातार बढ़ा रही है। उमा भारती के बाद से जितने मुख्यमंत्री सब बैकवर्ड हुए हैं। जी हाँ। कोई मुख्यमंत्री किसी सवर्ण बिरादरी का नहीं आया। तो इस जिस तरह की राजनीति को बढ़ा रही है, और चूंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सवर्ण बिरादरी के हैं योगी जी, तो विपक्ष जो पार्टी का अध्यक्ष है वो पिछड़े वर्ग का ही होगा। यह दो बातें मैं अपने अनुभव के आधार पर कर सकता हूं। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त प्लानिंग है। सुनिए सर, आपकी टिप्पणी के पहले ये देख लीजिएगा। देखिए, जो आंकड़े की बात कर रहे थे, देखिए ये आंकड़ा है। 2004 88 करोड़ था बीजेपी, कांग्रेस 38 करोड़, 2009 150 करोड़, 221 करोड़, फिर 2019 3562 करोड़, 315 करोड़, अब 24 10,107 करोड़ और 133 करोड़। ये मतलब ये सारा का सारा जो है, इस एक समअप नोट आपको। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के साथ ही राजनीतिक दलों के लिए कारपोरेट का दरवाजा खोल दिया। इस देश में यह व्यवस्था थी, जब देश आजाद हुआ, जिस समय राजनीतिक दलों को पैसे की आवश्यकता थी और कारपोरेट बाकायदे पार्टियों को चंदा भी दे रहा था, उस समय नियम यह बनाया गया कि कोई भी औद्योगिक घराना किसी भी राजनीतिक दल को चंदा नहीं देगा। यह कहा गया, वो जवाहरलाल नेहरू का दौर था, यह कहा गया कि राजनीतिक दल आम जनता के चंदे से चलेंगी। बाद में जब बहुत हंगामा हुआ तो संशोधन हुआ, हमारे ख्याल से 1957-61 में से कुछ संशोधन हुआ, जिसमें यह कहा गया कि ठीक है, औद्योगिक घराने चंदा तो देंगे, लेकिन अपने पिछले 3 सालों के लाभ का अधिकतम 17%, उससे अधिक नहीं दे सकते। यह प्रतिबंध लगाए गए, और यह प्रतिबंध लगातार चलता रहा। जब यह सरकार आती है, सम्मानित मोदी जी और ये राष्ट्रभक्त लोग आते हैं, राष्ट्र निर्माण करने वाले लोग, इन्होंने दरवाजा खोल दिया, पूरा एकदम बांध का दरवाजा खोल दिया कि जितना मन हो उतना पैसा दीजिए।
आप लाभ में हो, नुकसान में हो, जमीन बेच के दें, घर द्वार बेच के दें, गाड़ी घोड़ा बेच के दें, संसाधन बेच दीजिए, सब बेच दीजिए, हमको चंदा दीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं कि आप कहां से ला रहे हैं। ये इन्होंने कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो औद्योगिक घरानों से पैसा लेने के लिए कानून बना चुकी है, और इन्होंने फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कीम लेकर के आए। उस स्कीम में उन्होंने क्या नियम रखे कि कोई पैसा दे उसको आप जाहिर नहीं होने देंगे। अगर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप न होता और ये पूछा न जाता तो क्या हम आप जान पाते कि क्या कि 10,000 करोड़ रुपया जो बीजेपी के पास आया है वो कहां से आया। कोई भी, मेरी अपनी जानकारी, मेरी अपनी समझ के अनुसार, जानकारी के अनुसार, और चंदा देने वाले भेदभाव नहीं करते। उनको ये अंदाजा होता है कि पता नहीं कब सब राजनीतिक दल कम मजबूत हो जाए। लेकिन जब सरकारी हस्तक्षेप होता है कि औद्योगिक घरानों पर दबाव है कि आप फलाने को चंदा नहीं दोगे, नहीं देगा वो। आप सोचिए, आखिर तमिलनाडु में डीएमके को चंदा क्यों मिल रहा है, टीएमसी को चंदा क्यों मिल रहा है, ये वाईएसआर कांग्रेस को चंदा कहां से मिल रहा था। सत्ता में जो है उनको चंदा मिला, अपने राज्य में उपकृत करते रहते हैं। कांग्रेस के साथ केवल हुआ कि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं थी कि आप सोचिए ना कि चुनाव घोषित हो गया और कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए। ये कभी होता है भाई? हमने एक आम इंडिविजुअल आयकर दाता का खाता सीज नहीं होता, सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई करता रहता है। आपने चुनाव के मौके पे खाता सीज कर दिया, और राजनीतिक दल क्या करेगा? तो यह जो गतिविधियां हैं वह ये अनायास होती हैं। ये सब केवल सत्तारूढ़ दल का हस्तक्षेप है। सरकार, आज भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कोशिश में लगी हुई है कि कांग्रेस के पास संसाधन नहीं होने चाहिए, कांग्रेस के पास आर्थिक स्रोत नहीं होने चाहिए, कांग्रेस को चंदा देने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर निगाह रखी जाए। ये पता चल जा रहा था। बिल्कुल। और आज तो जो इनको जो 600 114 कितना करोड़ बता रही हैं इनके पास, ये 2-3 राज्यों में इनकी सरकार है तो चंदा मिल जा रहा है। अगर कहीं सरकार ना हो तो 2 रुपया कोई देने वाला नहीं है, और सरकार दबा देगी गला उनका जो चंदा देंगे कांग्रेस को। ये आप सोचिए, आप एक पूरा का पूरा तंत्र विकसित हो गया है, और यह कम से कम लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है, यह समान अवसर नहीं है।